हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS हिंदी। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले कक्षा 7वीं के विज्ञान विषय के दूसरे चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है प्राणियों में पोषण। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, चैप्टर को पढ़ते हैं। आपने अध्याय 1 में पढ़ा है कि पादप यानी कि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना सकते हैं। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि जो पेड़ पौधे हैं, पादप है, ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना लेते हैं खुद ही। ठीक है, परंतु प्राणी यानी कि जंतु ऐसा नहीं कर सकते। यानी कि जंतु प्राणी जैसे हम लोग हो गए, जानवर हो गए और भी, वे ऐसा नहीं कर सकते। अपना भोजन वो प्रकाश संश्लेषण से नहीं बना सकते। ठीक है, प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, यहाँ पे एक बात आई है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। देखो, प्रत्यक्ष का मतलब हो गया जैसे हमने डायरेक्टली पौधों को ही खा लिया। ठीक है, जैसे बकरी ने डायरेक्टली पौधे को ही खा लिया या गाय ने डायरेक्टली पौधे को खा लिया। ठीक, ये हो गया डायरेक्ट, प्रत्यक्ष रूप से हम पौधों से प्राप्त कर रहे हैं भोजन। लेकिन इनडायरेक्टली का मतलब तब हो गया जब मान लो गाय ने खाया है पौधों को और गाय से जो दूध बनता है वो हमने पी लिया। ठीक है, तो वो हो गया परोक्ष रूप से, जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्टली। एक होता है डायरेक्टली, एक होता है इनडायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। अब यहाँ पे एक बात आई है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि कोई तो कुछ प्राणी क्या करते हैं, स्वयं पौधों से प्राप्त कर लेते हैं भोजन, लेकिन कुछ अन्य जंतुओं को खाते हैं जो उन पौधों को खाते हैं। ठीक है, जैसे बकरी ने पौधे को खाया, बकरे ने। ठीक है, तो मुर्गे ने दाना खाया, वो पौधे से आता है, और इंसान ने मुर्गे को खा लिया। तो ये हो गया इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप से हम उन जानवरों को खा लेते हैं जो पौधे खाते हैं। ठीक, तो दो चीज़ें यहाँ पे। कुछ जंतु पौधों एवं जंतु दोनों को खाते हैं। कुछ जानवर ऐसे हैं जो पौधों को भी खा लेते हैं और इन जंतुओं को भी खा लेते हैं, मांस भी खाते हैं, मतलब ये हम कह सकते हैं। याद रखें कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने शरीर को स्वस्थ रखने एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। देखो, ये तो सीधी सी बात है। इसमें चाहे मानव हो या बाकी सभी जीव हों, उनको अपना जो है वृद्धि करने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और उसको एक्टिव रखने के लिए जो है खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। फिर प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्ग्रहण यानी कि भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित है। यानी कि इंसान की बॉडी के अंदर ही ये सिस्टम है कि वो भोजन को ग्रहण करे और उसको जो है अपने शरीर के लिए उसके पोषक तत्व उपयोग में लाए। मतलब भोजन खाएगा वो और शरीर ऐसा उसका काम करता है कि उस भोजन से वो पोषक तत्व ले लेते हैं। अब ये पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं आपने पढ़ा होगा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण, वसा, ठीक है, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखो। आपने कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि खाद्य यानी कि भोजन के अनेक संगठक हैं। स्मरण कीजिए, उनके नाम लिखिए जो मैंने अभी आपको बताए हैं, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वो यहाँ पे सब आ जाएगा, वो आप अपने आप पढ़ लेना। आगे देखते हैं इसमें। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ हैं। देखो, कार्बोहाइड्रेट क्या है, कि जटिल पदार्थ है। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते। जैसा कि हमने रोटी खाई है, रोटी के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जब हम रोटी को खाएंगे तो डायरेक्टली जो कार्बोहाइड्रेट है हम उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है। तो हम उसको क्या करेंगे, सरल पदार्थों में तोड़ेंगे, थोड़ा सरल कर देंगे उसको, यानी कार्बोहाइड्रेट को भी तोड़ देंगे हम उसके अंदर से। जब वो सरल हो जाएगा उसके बाद बॉडी हमारी उसको एब्जॉर्ब कर पाएगी। ठीक है, जैसा कि निम्न आरेख में दिखाया गया है। देखो, यहाँ पे दिखा दिया गया है, ये देखिए, ये है जटिल पदार्थ। ये जटिल पदार्थ ऐसे दिखाई दे रहा है। मान लो जब इसको मैंने तोड़ा, सरल पदार्थ बन गया, तो बॉडी इस चीज़ को पचाएगी, ना कि वो जो हमने उस टाइम पे खाया था, बल्कि उसको जो उस टाइम पे खाने के बाद हमने सरल किया, इसको पचाएगी बॉडी। ठीक, परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। देखिए, वही बता दिया, जो भोजन था वो जटिल जो भोजन था उसको सरल हमने पदार्थ में तोड़ दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, विखंडन बोलेंगे। ठीक है, और इस पूरे प्रक्रम को क्या बोलेंगे, पाचन बोलेंगे। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पे खाद्य अंतर ग्रहण करने की विधियाँ, मतलब भोजन किस तरीके से इंसान ग्रहण करता है।
भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है, यानी कि अलग अलग जीव अलग अलग तरीके से भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे मधुमक्खी, मरमर पक्षी यानी कि हमिंग बर्ड बोलते हैं मरमर पक्षी को, पौधों का मकरंद चूसते हैं। ये तो पौधों का मकरंद मतलब रस चूस लेते हैं पौधों का, फूल वगैरह का ना। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। भाई इंसानों में जो शिशु होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, माँ का दूध पीते हैं, है ना। फिर अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। भाई जैसे सांप वगैरह वो सीधा इंसान को निगल जाता है ना। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छान कर उनका भक्षण करते हैं। और जो जलीय प्राणी होते हैं जो जल में रहते हैं, वो उसमें से जल में छोटे छोटे जो जीव होते हैं उनको ही खा लेते हैं, मतलब छान छान के मुँह में उनका ऐसा सिस्टम होता है कि वो उस पानी को पी लेते हैं, उसमें ही वो छोटे छोटे जीव भी आ जाते हैं और पानी निकल जाता है और जीव उनके मुँह में चले जाते हैं, उनको खा लेते हैं वो। तो इस तरीके से अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अंतर्ग्रहण की विधियाँ हैं, इसको आप खुद करना। जैसे घोंगा है, घोंगा आहार का प्रकार, किस तरीके का खाना खाता है वो, आहार की विधि कैसे खाता है। चींटी है, क्या खाती है, कैसे खाती है। चील है, क्या खाता है, कैसे खाता है। ये आप अपना पता करके बता सकते हैं। जू है, कैसे खाती है, क्या खाती है। मच्छर, ये सब इन चीज़ों के बारे में आपको बताना है, ठीक है। आहार की भी अलग अलग यहाँ पे विधि बता रखी है। छीलना, चबाना, काटना, ठीक है, पकड़ना, निगलना, साइफनी, स्पंजी, चूषण इत्यादि, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, अद्भुत सत्य। इसमें देखिए क्या लिखा है। स्टार फिश यानी कि तारा मछली कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। मतलब कि तारा मछली जो है ये क्या खाती है, कठोर कवच वाले जंतु, जैसे घोंगा इस टाइप के। कवच खोलने के बाद ये अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है। ये क्या करती है दोस्तों, छोटे छोटे जो कठोर कवच वाले जीव होते हैं ना, जैसे घोंगा इस टाइप के, उनको पकड़ लेती है और जो इसके हाथ हैं ये, इन हाथ का यूज़ करते हैं उसको खोलने में, और उसके अंदर जो सॉफ्ट वाला भाग है उसको खा लेती है। कैसे खाती है, बीच में से जो यहाँ पर जो बीच का हिस्सा है, यहाँ पे इसका पेट खोलती है, मतलब पेट को बाहर लेके आती है और उसको खा लेती है और फिर पेट को अंदर कर लेती है और खाना धीरे धीरे पचने लगता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखो। अब आता है दोस्तों ये आपका ये मानव में पाचन। देखो दोस्तों, अब बात करते हैं मानव में पाचन, यानी इंसान के अंदर कैसे खाना पचता है। ठीक, हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर ग्रहण करते हैं, यानी हम मुंह से खाना खा लेते हैं, इसे पचाते हैं फिर इसका उपयोग करते हैं। ठीक, ये काम हम करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। जो खाना नहीं पचा होता उसको मल के रूप में हम बाहर निकाल देते हैं। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? कभी आपने सोचा है कि जो हम भोजन खा लेते हैं शरीर में जो चला जाता है तो उसका वहाँ पे क्या होता है? भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। देखो, भोजन जो है, भोजन का एक लंबा सफ़र होता है। हमारे मुंह से शुरू होता है और हमारे गुदा तक वो जाता है, तो काफ़ी लंबा सफ़र वो तय करता है। इस नली को विभिन्न भागों में हम बांट सकते हैं। जो नली है वो मुंह से लेके गुदा तक जो जाती है उसको विभिन्न भागों में हम बांट सकते हैं। कौन कौन से भाग है वो है मुख गुहिका, दूसरा है ग्रास नली या ग्रसिका, तीसरा है अमाशय, चौथा शुद्रांत्र यानी कि छोटी आंत भी आप इसको बोल सकते हो, पांचवा है बृहदांत्र यानी कि बड़ी आंत भी आप इसको बोल सकते हैं। बृहदांत्र जो है जो मलाशय से जुड़ी होती है, बृहदांत्र। फिर है मल द्वार आपका लास्ट छठा, जिसको हम गुदा भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है? वाकई में बहुत लंबा मार्ग है, यानी कि एक से लेके यहाँ पे आपके 6 पॉइंट आपको मिला, यानी कि इतनी सारी चीज़ें हैं बीच में रास्ते में, तो काफ़ी लंबा मार्ग है भोजन के लिए। ये सभी भाग मिलकर आहार नाल या पाचन नली का निर्माण करते हैं। ये सभी भाग मिलकर बनाते हैं एक आहार नाल या पाचन नली। ठीक है, जैसे जैसे भोजन, यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। मतलब भोजन एक जगह पे जाके नहीं बचता, अलग अलग हिस्सों में जैसे वो जाता रहता है, इन भागों में जाता रहता है, इनसे गुजरता रहता है, उसी हिसाब से उनका पाचन भी थोड़े थोड़े घटकों में होता रहता है। मतलब थोड़ा थोड़ा पाचन होता रहता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से होता है। अमाशय की आंतरिक भित्ति, शुद्रांत तथा आहार नाल से संबंध
विभिन्न ग्रंथियाँ जैसे कि लाला ग्रंथि, यकृत, अग्न्याशय, पाचक रस स्रावित करती है। कुछ ग्रंथियाँ हैं, क्षुद्रांत्र भी है, हमारा अमाशय भी है, हमारा आहार नाल भी है, ये सभी जो है, और कुछ ग्रंथियाँ भी हैं, ये सब क्या करते हैं, पाचक रस स्रावित करते हैं, जिससे भोजन को पचाने में आसानी हो। ठीक, पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। अब जो ये पाचक रस का काम होता है, पाचक रस का मेन काम होता है, जो मुख्य कार्य है वो है इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलने का। ठीक है, आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक, आहार नाल हो गया एक तो, और बाकी जो ग्रंथियां जितनी भी जो भी पाचक रस स्रावित करेंगी, ये सब मिलकर एक क्या बनाते हैं, पूरा पाचन तंत्र, इसी से पूरा फूड आपका भोजन पचता है। ठीक है, अब दोस्तों एक बार इस चित्र को ध्यान से देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पे, यह है पहले मुख गुहिका, यह है लाला ग्रंथि यहाँ पर, ग्रसिका, यकृत, लीवर यहाँ पर है। ठीक, पित्ताशय फिर यहाँ पर ये छोटा सा जो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये ऐसे देखते चलो, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद अमाशय जो हमारा पेट है अंदर, वो अमाशय कहलाता है। फिर यहाँ पे आते हैं अग्न्याशय, ये रहा यहाँ पे। क्षुद्रांत, क्षुद्रांत मतलब जो छोटी आंत है जो ये बीच में है, ये क्षुद्रांत होती है, जो ऐसे लिपटी पड़ी है ना, ये क्षुद्रांत होती है, छोटी आंत इसको बोलते हैं। ठीक, फिर आती है बृहदांत्र, ये है बृहदांत्र यानी बड़ी आंत, जो ये जा रही है ना ऐसे करके, ये निकलेगी यहाँ पे, ये बृहदांत्र है, ऐसे करके जा रही है, ये बृहदांत्र है। उसके बाद हम बात करते हैं मलाशय का, ये मलाशय है, या इसको गुदा भी आप बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये जो हिस्सा है लास्ट का, ये गुदा है, वैसे ये मलाशय है। ठीक, तो ये हो गया मानव पाचन तंत्र का चित्र। इसको वैसे आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में भी आ सकता है ये। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं इसमें दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं मुख एवं गुहिका। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। देखो सबसे पहला मुख आता है, इससे हम खाना खाते हैं। ठीक, आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। अंतर्ग्रहण का मतलब हो गया जो हम भोजन खाते हैं या आहार जो है उसको जब हम शरीर के अंदर लेके जाते हैं, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अंतर्ग्रहण, भोजन को खा लेना। ठीक, आगे यहाँ पे देखिए, हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। देखो हम क्या करते हैं, दांतों से चबाते हैं, फिर उसको दांतों से चबा चबा के उसको बहुत ही बारीक हम पीस देते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग ग्रंथि का यानी कि सॉकेट में धंसा होता है। मतलब जो हमारे दांत हैं वो एक गड्ढों में धंसे होते हैं, अलग अलग गड्ढे हैं ना सभी दांतों के लिए, उसको सॉकेट बोला है यहाँ पे। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है तथा उनके कार्य भी भिन्न भिन्न है, इनके अनुसार उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। देखो दोस्तों बात आ गई दांत की, क्योंकि हमने शुरू किया था मुंह से, मुख गुहिका से, लेकिन अब यहाँ पे मुंह के अंदर क्या होते हैं, दांत भी होते हैं। तो अब हम दांत के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे दांत दिखा दिए गए हैं। ठीक है, जो दोस्तों ये सामने वाले जो दिखाने के दांत होते हैं ना, चार ये जो आपको दांत दिख रहे हैं, ये इन चारों को बोलते हैं कृंतक। इसका काटने का काम होता है नॉर्मली ना, काटने का। फिर इसके बाद हम बात करते हैं जो ये आपको थोड़े नुकीले दांत दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, ये कौन से हो गए, रदनक। ये चीरने फाड़ने का काम करते हैं, ये आपने पहले पढ़ा भी होगा। फिर जो इसके आगे थोड़े चौड़े दांत दिखाई दे रहे हैं, ये दो दांत हैं आपके अग्रचवर्णक, ये इनका काम ऐसे चबाने का है। ठीक, इसके बाद जो आपको तीन चौड़े चौड़े दिखाई दे रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा चौड़े और चपटे से हैं सीधे से, इनको बोलते हैं चर्वणक। चर्वणक मतलब ये चबाने का काम करते हैं, अग्रचवर्णक, फिर ये चर्वणक। ठीक, तो इस तरीके से वो ये हमारे पूरे दांतों का सेट है। इस तरीके से दांतों के भी अलग अलग नाम दे दिए उनके काम के हिसाब से। आगे देखते हैं अब, यहाँ से देखिए दोस्तों, हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है। देखो लाला ग्रंथि कहाँ पर थी, मुख में, अभी मैंने आपको उस चित्र में दिखाया था, तो वहाँ पे आप दोबारा से देख सकते हो अपने आप ही बुक के अंदर। हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है जो लाला रस यानी कि लार स्रावित करते हैं। लार निकालने का उसका काम है। क्या आप जानते हैं कि लाला रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आइए पता लगाएं। तो देखिए दोस्तों, जब हम खाना खाते हैं, रोटी चावल कुछ भी हम खा रहे हैं, कुछ भी चीज़, तो हमारे मुंह से लार निकलती है, और वो लार का काम होता है उस भोजन को मुलायम कर देना, ताकि वो गले से आसानी से नीचे उतरे। ठीक है, तो ये काम होता है लार का। इसके अलावा लार के अंदर और भी एंजाइम भी होते हैं। ठीक है, तो ये है। आगे देखते हैं दोस्तों, देखिए दूध के दांत तथा स्थायी दांत, ये तो आपने सुना ही होगा कभी। अब इसको समझते हैं क्या होता है। क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे?
है ना, सभी के दांत गिर जाते हैं बचपने में। हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है। शैशव काल मतलब बचपने में निकलता है। जो दांत का पहला सेट होता है बचपन में निकलता है। लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। 8 साल तक आते आते ये दांत गिरने शुरू हो जाते हैं। इन्हें हम दूध के दांत कहते हैं। ठीक, इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं, जो परमानेंट वाले। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, तथापि वृद्धावस्था यानी कि बुढ़ापे में वे गिरने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वही है यहाँ पे दूध के दांत होते हैं जो 8 साल तक की उम्र में आपके गिरने लगते हैं, फिर बचपने में निकल जाते हैं जो। और उसमें देखो कोई जड़ नहीं होती, ठीक है। और जो उसके बाद जो टूटने के बाद जो नए दांत आते हैं उनमें जड़ होती है, वो परमानेंट वाले टीथ है आपके, वो बुढ़ापे तक भी आपके रहेंगे अगर अच्छे से उनकी देखभाल करें तो। ठीक दोस्तों, अब ये देखिए मिठाइयाँ और दंत अक्षय। सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं, परंतु उनसे हमें कोई हानि नहीं होती। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत या मुख साफ न करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल निर्मोचित करते हैं। देखिए दोस्तों, क्या होता है, वैसे तो हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं, लेकिन ये हानिकारक नहीं होते हमारे लिए। लेकिन ये तब हानिकारक हो जाते हैं जब हम खाना वाना खा करके दांत और मुंह को अच्छे से साफ़ नहीं करते हैं। तब ये बैक्टीरिया हमारे दांतों के बीच फंसे हुए भोजन में क्या करते हैं, वृद्धि करने लगते हैं उसकी वजह से। और दांतों में जो बीच में भोजन फंस जाता है, कुछ भी जो हमने खाया है वो फंस जाता है, वो क्या करते हैं, उस भोजन के अंदर होता है शर्करा। क्या होता है उसके अंदर, शर्करा। जैसे हमने रोटी चावल कुछ भी खाया सब्ज़ी, उनमें शर्करा होता है। उस शर्करे का यानी कि शुगर, शर्करा को हम शुगर भी बोलते हैं, उसको वो विघटन कर देते हैं। विघटन मतलब उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ करके क्या बना देते हैं, उसका अम्ल, एसिड। अम्ल के बारे में आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में। ठीक, उस अम्ल की वजह से आपका दांत धीरे धीरे दांत की अक्षति होने लगती है। ठीक है, दांत आपका मतलब सड़ने लगता है। यह अम्ल धीरे धीरे दांत को क्षति पहुंचाते हैं, इसे दंतक्षय कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, दंतक्षय। यदि इस समय रहते इसका उपचार ना किया जाए तो दांतों में असहाय पीड़ा होने लगती है, मतलब दांतों में दर्द होगा बहुत ज़्यादा, तथा चरम अवस्था में टूट गिर जाते हैं। मतलब दांत समय से पहले ही, मतलब कि बुढ़ापे से पहले ही, जवानी में ही, बचपने में ही टूटने शुरू हो जाएंगे। चॉकलेट, ठंडे पेय तथा चीनी युक्त मिठाइयाँ व अन्य पदार्थ दंत अक्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। मतलब अगर हम मीठी चीज़ें खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, जो चिपकने वाली चीज़ें दांतों में चिपक जाती हैं, ऐसे चीज़ें अगर हम खा रहे हैं तो वो दांतों के लिए नुकसानदायक है। तो ऐसी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए ज़्यादा। और अगर खा भी ली हो हमने तो हमें अच्छे से ब्रश करना चाहिए, ताकि वो खाने के जो टुकड़े हैं वो दांतों में ना फंसे रह जाए। ठीक है, यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हैं दंतक्षय हो रहा है। पहले थोड़ा सा हुआ, फिर ज़्यादा हुआ, फिर बैक्टीरिया बढ़ते गए और एसिड भी बढ़ता गया, और उसने दांत को देखो गला दिया हमारे, वो दांत पूरा ख़राब हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश अथवा दातुन करनी चाहिए, तथा कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। मुख के अंदर गंदी उंगली अथवा बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। तो वही दोस्तों, देखो इससे बचने का सबसे आसान तरीका यही है कि रोज़ 2 टाइम, सुबह और रात को सोने से पहले ब्रश किया जाए, दातुन किया जाए अच्छे से। खाना खाने के बाद तुरंत कुल्ला किया जाए। ठीक, और मुंह के अंदर कोई गंदी चीज़, गंदी उंगली वगैरह, धूल वाली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं इसमें। दोस्तों अब ये क्रियाकलाप देखिए 2.3। 2 परखनलियाँ लीजिए, उन्हें ए तथा बी चिन्हित कीजिए। परखनली ए में 1 चम्मच उबले चावल डालिए। 1 चम्मच उबले चावल मुख में लेकर 3 से 5 मिनट तक चबाइए तथा उन्हें दूसरी परखनली बी में लीजिए। दोनों परखनलियों में 3-4 मिलीलीटर जल डालिए। अब दोनों परखनलियों में आयोडीन विलयन की कुछ 2-3 बूंदें डालिए तथा उनका प्रेक्षण कीजिए। आप परखनली ए तथा बी में क्या अंतर देखते हैं? परखनली के रंग में परिवर्तन क्यों आता है? परिणाम की चर्चा अपने मित्रों एवं अध्यापक से कीजिए। देखिए दोस्तों, पहले चित्र देखते हैं इसका। ये हमारे पास 2 परखनलियाँ हैं, टेस्ट ट्यूब। ठीक है, एक ये है ए वाली और एक ये है बी वाली। परखनली ए में हमने उबला हुआ चावल डाला हुआ है अंदर, आप जैसे कि देख सकते हैं। ठीक, परखनली बी में हमने क्या किया है, चावल को, उबले हुए चावल को, ये हमने कम से कम 3 से 4 मिनट तक चबा रखा है। चबाया हुआ वो उबला चावल इसमें डाला है परखनली बी में।
अब इन दोनों में हमने थोड़ा थोड़ा पानी भी डाला है, जल, ठीक है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा हमने इसमें 2-4 बूंद जो है आयोडीन विलयन की भी डाली। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये आयोडीन इसमें डाला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने आयोडीन भी डाला, इसमें आयोडीन की बूंद है। अब दोस्तों सोचने की बात यह है कि परख नली ए में तो ये नीले कलर का हो गया, लेकिन जो परख नली बी थी इसमें ये ऐसे का ऐसे रहा। ऐसा क्यों हुआ? तो इसका कारण समझते हैं। देखिए हमने क्या किया था, परख नली ए में जो हमने चावल लिए थे, ठीक है, वो चावल कैसे थे? उबला हुआ चावल लिया, ये देखिए उबला हुआ चावल, ठीक। उसके बाद उसमें थोड़ा जल डाला हमने, ठीक। उसके बाद हमने इसमें आयोडीन विलयन डाला, ठीक है दोस्तों। जबकि परख नली बी में हमने जो चावल लिया था वो चबाया हुआ चावल लिया था, यानी कि उस चावल में, उबले हुए चावल में आपकी लार, जिसमें लाला रस होता है, उसको लाला रस भी कहते हैं, वो मिल चुकी थी उसके अंदर, ठीक है। तो इसका रंग नीला हो गया, इसका नहीं हुआ। इसका रीज़न ये है कि जब आपने उबला हुआ चावल लिया, उबला हुआ चावल में होता है स्टार्च, जिसको हम मंड भी कह सकते हैं, ठीक है। मंड ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आप, ये देखिए, ठीक है, इसको मंड भी कहते हैं। तो उबले हुए चावल में होता है मंड। मंड में जैसे ही हमने आयोडीन की कुछ बूंदें डाली, वो एकदम क्या हो गया, नीले रंग का हो गया, ठीक है। लेकिन जो बी वाली परख नली थी, इसमें क्या था, इसमें उबला हुआ चावल होने के साथ साथ उसको चबाया भी गया था, जिसकी वजह से उस चावल में क्या मिल गई थी, लाला रस। क्या मिल गया था उस चावल में? लाला रस, ठीक है। लाला रस का काम होता है, जो उस चावल के अंदर मंड था उसको क्या में बदल दिया उसने, शर्करा। तो जब हमने चावल को चबाया तो हमारे जो लार में मौजूद जो लाला रस है उसने मंड को शर्करा में बदल दिया, जिसकी वजह से जब उसमें आयोडीन की बूंदें डाली गई तो आयोडीन की बूंद ने उससे क्रिया नहीं की और रंग उसका नहीं बदला। अगर वो खाली उबला हुआ होता, उसमें स्टार्च होता, यानी कि मंड होता, तब वो नीले कलर का हो जाता, ठीक है दोस्तों। तो ये हुआ इस क्रियाकलाप में आपका, ठीक। आगे देखते हैं इसमें। जीभ एक मांसल पेशी अंग है, जीभ के बारे में बताया गया है। ये मांसल पेशी अंग है, मतलब इसमें कोई हड्डी नहीं होती है, ठीक, जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी रहती है, मतलब मुंह के अंदर ना पीछे की ओर ये जुड़ी रहती है। इसका अग्र भाग स्वतंत्र होता है, मतलब आगे का भाग तो इसका स्वतंत्र होता है, मतलब हम उसको हिला सकते हैं, आगे पीछे इधर उधर कर सकते हैं ऐसे, और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है, ठीक। क्या आपको जीभ के कार्य ज्ञात है कि जीभ के क्या काम है? आपको पता है, हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं, इसके अतिरिक्त या भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है तथा निगलने में भी सहायता करती है। तो ये जीभ के काम हो गए, बोला जाता है, इससे खाना खाते हैं तो उसमें लार मिलाने का काम करता है। ये जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है, साथ ही इससे स्वाद का भी हमें पता चलता है। स्वाद का कैसे पता चलता है? जीभ पर स्वाद कलिकाएँ होती है, स्वाद कलिकाएँ होती है जीभ पर छोटी छोटी, जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। देखो दोस्तों, कहाँ पर क्या क्या कलिकाएँ होती है वो मैं आपको एक चित्र के माध्यम से समझाता हूँ, ठीक है, वो देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जीभ हो गई, इसमें देखिए कौन सा स्वाद कहाँ कहाँ पर हमें महसूस होता है। देखिए यहाँ पे इस सामने वाले एरिया पे, यहाँ पे होता है मीठा, मीठा हम यहाँ पे हमें महसूस होता है जब हम टेस्ट करते हैं। फिर जो ये साइड है और ये यहाँ पे होता है हमको नमकीन, नमक का एहसास हमें यहाँ पे होता है, ठीक। और जो ये लास्ट वाली यहाँ पर है, यहाँ पे होता है हमको खट्टे का अनुभव, ठीक है। और जो आखिरी वाला हो गया ये, यहाँ पे होता है हमें कड़वापन हमें यहाँ पे लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे अलग अलग हमारे कलिकाएँ होती है, स्वाद की कलिकाएँ, टेस्ट बर्ड भी जिनको बोलते हैं, टेस्ट बर्ड, उससे हमें पता चलता है स्वाद का, ठीक है। तो आप ये घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, चीनी का यूज़ करके यहाँ पे आगे वाले पार्ट पे लगा के देखो, मीठा यहाँ महसूस होगा, नमक यहाँ पे महसूस होगा, और ठीक है, इस तरीके से ही खट्टा यहाँ पे महसूस होगा, कड़वा यहाँ पे महसूस होगा, ठीक। अब आगे देखते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं भोजन नली, जिसको ग्रसिका भी कहते हैं, इसके बारे में। निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है। जब हम खाने को निगल लेते हैं तो वो कहाँ जाता है? ग्रास नली में, या उसको हम ग्रसिका भी बोल सकते हैं, ठीक है।
ग्रसिका गले एवं वक्ष से होती हुई जाती है। ठीक है, वो गले से होती हुई, वक्ष यानी सीने से होती जाती है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। जो ग्रसिका होती है, जो पाइप की बात हो रही है यहाँ पे, मुंह से जो पेट तक जाती है उस पाइप के बारे में, उसको ग्रसिका कहा गया है। तो उसकी भित्ति यानी उसके अंदर की जो सतह है वो संकुचित होती है, मतलब कि फैलना सिकुड़ना ऐसा होता है, उसकी वजह से ना भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है। तो जो पूरी आहार नाल है वही संकुचित होती रहती है, उसकी वजह से खाना वो नीचे भी सरकता है और पचता भी रहता है, तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। ठीक है, कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप वमन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, कभी कभी हम कुछ ऐसा खाना खा लेते हैं दूषित, जिसमें बैक्टीरिया हो, जीवाणु वगैरह हो, तो हमारा जो आमाशय है, जो पेट है अंदर का, उसको आमाशय बोलते हैं, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता, उसको स्वीकार नहीं करता, और हमें तब क्या हो जाता है, वमन हो जाता है। वमन मतलब उल्टी लग जाती है हमें, और वो खाना सारा बाहर आ जाता है। ठीक है, ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने वमन किया हो तथा इसके कारण के विषय में सोचिए। तो आपको अगर ऐसे कभी हुआ है कि खाना खाने के तुरंत बाद आपको एकदम उल्टी हो गई है, तो ऐसा हो सकता है कि आपने दूषित भोजन खाया हो, जिसमें मक्खी वगैरह बैठी थी इस तरीके से, या बासी खाना खाया हो। ठीक है, अपने अभिभावकों एवं अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए। ठीक दोस्तों, इसका चित्र देख लीजिए ग्रसिका का, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये ग्रसिका है, यहाँ तक ये देखो भोजन जा रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है, ये ग्रसिका हो गई, ये पाइप आपका, ये फिर आमाशय आ गया हमारा, ये आमाशय हो गया। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है इसमें ग्रसिका में भोजन की गति, ये देखिए इस तरीके से भोजन गति कर रहा है। ये देखिए पहले यहाँ पर है, फिर यहाँ पे आगे धीरे धीरे सरक सरक के, संकुचित होने की वजह से उसकी फैलना सिकुड़ना। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। अब ये देखिए, कभी कभी जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं, ठीक, अथवा खाते समय बात करते हैं, आपको खांसी उठती है या हिचकी आती है ना, अथवा घुटन का अनुभव होता है। ठीक, यह खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि खाना जो है, खाने के जो कण है हमारी गलती से श्वास नली में प्रवेश कर जाता है, जिस नली से हम केवल वायु को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक, उसमें श्वास नली नासिका से आने वाली वायु को फेफड़ों तक ले जाती है। तो श्वास नली का काम यही है कि नाक से जो ऑक्सीजन आ रही है या वायु आ रही है उसको फेफड़ों तक ले जा रही है। यह ग्रसिका के साथ साथ चलती है, ग्रसिका के साथ साथ ही चलती है ये, परंतु ग्रसनी में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होते हैं। लेकिन ग्रसनी के अंदर अगर मैं बात करूँ, ग्रसनी में यानी कि जो हमारे गले में जो पाइप है ना खाने वाली, उसमें भोजन के लिए भी और वायु के लिए एक ही मार्ग है, यानी कि आप उससे सांस भी ले सकते हो और खाना भी खा सकते हो। फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जाता है? तो फिर वो कह रहा है कि भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जाता है, क्योंकि अगर भोजन श्वास नली में जाता रहा दिन में, अगर जैसे हम खाना खा रहे हो किसी भी टाइम वो चला गया तो दिक्कत हो जाएगी हमारी, तो फिर सांस रुक ही जाएगी। तो इस चीज़ को रोकता कौन है? तो इसको ये रोकता है, देखो, भोजन निकलने के समय एक मांसल रचना यानी मांस से बनी हुई रचना ही जो एक वाल्व का कार्य करती है, जो श्वास नली को ढक लेती है। ठीक है, वो श्वास नली को ढक लेती है जब हम खाना खाते हैं, तो खाना फिर उस श्वास नली में न जाकर सीधा ग्रसिका में हमारी चली जाता है, जो कि भोजन नली है उसमें चला जाता है, तथा भोजन को ग्रसनी में भेज देता है। ठीक है, उसी में जो ग्रसनी है यानी भोजन वाली जो पाइप है उसमें भेज देता है। संयोगवश यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं, फिर भी अगर भोजन के जो कण हैं श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं, तो हमें घुटन का अनुभव होता है तथा हिचकी आती है, खांसी उठती है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं इसमें। तो अब देखते हैं दोस्तों दूसरा, आमाशय। आमाशय मतलब जो हमारा पेट है अंदर का, स्टमक, ये जो अभी चित्र में हमने देखा है ये आमाशय है, लिखा हुआ है। ठीक है, तो आमाशय में देखते हैं। आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। यह चपटा एवं जे की आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह एक और ग्रसिका से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर शुद्रांत में खुलता है। देखो, ये एक तो बोला गया कि जे के आकार का है, इस तरीके से देखो जे बन रहा है ना, ऐसे जे के आकार का है एक, तो ये इस तरीके से जे बन रहा है इसमें।
ठीक, इसके आकार का हो गया। दूसरी बात जे के आकार का। दूसरी बात इसमें बोली गई है यहाँ पे कि इसका एक भाग तो खुलता है ग्रसिका में। देखिए ये ग्रसिका से जुड़ा हुआ है एक भाग इधर का, और दूसरा जो ये भाग है ये जाएगा आपकी छोटी आंत में, जिसको हमने बोला था शुद्रांत। ठीक है, शुद्धांत में जाएगा। और थैलीनुमा इसको बताया गया है, तो थैलीनुमा आपको दिख ही रहा है ये। ठीक है, अभी इसमें देखते हैं और आगे ये है आमाशय का आंतरिक स्तर श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। श्लेष्म आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणु को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस यानी जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है कि आमाशय का जो आंतरिक स्तर है, यानी कि अंदर की जो दीवारें हैं ना आमाशय की, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस उसमें से निकलते हैं। श्लेष्म भी निकलता है। श्लेष्म क्या होता है? श्लेष्म हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस, ये तीन चीज़ें निकलती है आमाशय के अंदर की दीवारों से। इनका काम होता है, श्लेष्म का काम होता है अंदर के जो आंतरिक जो स्तर है उसको सुरक्षा प्रदान करना, चिकनापन उसमें लेके आना, ताकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी क्योंकि निकलता है आमाशय में, ताकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय की जो अंदर की सतह है उसको नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि वो एसिड है और वो फिर अंदर की सतह को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन श्लेष्म जो है, श्लेष्म का काम यही होता है कि वो अंदर की परत की रक्षा करे, उसको सुरक्षा प्रदान करे। साथ ही जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? ये माध्यम को अम्लीय बनाता है। भोजन का जो माध्यम है अंदर आमाशय में, माध्यम को वो अम्लीय बनाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। साथ ही पाचक रस जो निकलते हैं आमाशय में, पाचक रस को क्रिया करने के लिए, ठीक है, उनको सहायता प्रदान करता है। क्योंकि जब माध्यम अम्लीय हो जाएगा आमाशय का, तो पाचक रस भी बहुत अच्छे से काम करेंगे। पाचक रस में जठर रस भी इसको हम बोल सकते हैं। ये क्या करता है? प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। मतलब प्रोटीन को, क्योंकि प्रोटीन एक जो है आपका जटिल पदार्थ है, तो उसको जटिल को वो सरल पदार्थों में विभक्त कर देता है या विघटन कर देता है। कौन? जठर रस या पाचक रस हम बोल सकते हैं। ये आमाशय की आंतरिक जो सतह है, दीवार है आमाशय की, उसमें से निकलता है। ठीक, फिर हम आगे देखते हैं दोस्तों इसमें। अब दोस्तों ये देखिए, एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा आमाशय की कार्यप्रणाली की खोज हुई कि आमाशय, हमारा पेट कैसे काम करता है, एक दुर्घटना से इसका पता चला। सन 1822 ईस्वी में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह घायल हुआ। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया तथा आमाशय में एक छिद्र हो गया, पेट में एक सुराख हो गया उसका, जैसा कि आप चित्र में यहाँ पे देख सकते हैं। उसे विलियम ब्यूमॉन्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वह आमाशय का छिद्र भली भांति बंद नहीं कर सका। उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। ब्यूमॉन्ट को छिद्र में से आमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हो गया। उसने कुछ रोचक प्रेक्षण कर करके देखे। ब्यूमॉन्ट ने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा है। मंथन मतलब उसको हिला डुला रहा है। इसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहा है, वही जो पाचक रस है वो निकल रहे हैं, जो भोजन को पचा सकता था। उसने यह भी देखा कि आमाशय शूद्रांत में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। तो वो भी बात है कि जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा होता है उसके बाद वो शूद्रांत में खुलता है। तो ये सारी चीज़ें देखी उस डॉक्टर ने, जिसका नाम था विलियम ब्यूमॉन्ट। ठीक, तो यहाँ पर ये दिखा रखा है चित्र, आप ध्यान से देख सकते हैं। इस चित्र में एलेक्सिस सेंट मार्टिन का गोली का घाव, ये देखिए। तो यहाँ से उस डॉक्टर ने सब कुछ देखा, इससे हमें आमाशय के बारे में काफ़ी बातें पता चली। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं शुद्रांत की। शुद्रांत मतलब छोटी आंत। छोटी आंत दोस्तों, पहले आप इसका चित्र देख लीजिए। ये होती है जो बीच में कुंडलित नली दिख रही है ना, इसको बोलते हैं कुंडलित, मतलब जो सीधी नहीं है, घूमी हुई है इस तरीके से। ठीक है, इसको कुंडलित बोल दिया। ठीक, अब देखिए आगे इसमें, ये देखिए शुद्रांत, छोटी आंत। शुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। यह यकृत एवं अग्न्याशय से स्राव प्राप्त करती है। यानी कि इसे यकृत, जो हमारा लीवर है, और अग्न्याशय जो है,
ये क्या करते हैं, स्राव देते हैं। स्राव मतलब रस स्रावित करते हैं और इसको मिल जाते हैं क्षुद्रांत को। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं, क्षुद्रांत से भी कुछ रस स्रावित होते हैं, इसके अंदर भी कुछ पाचक रस स्रावित होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है। यकृत मतलब कि लीवर, ये आपने देखा होगा ऊपर की आकृति में, आप देख लेना। वो एक गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी दक्षिण और अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये आपको याद रखना है, ये प्रश्न भी आ जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, यकृत, लीवर। ठीक, यह पित्त रस स्रावित करती है, ये पित्त रस स्रावित करती है, पित्त रस छोड़ती है लीवर, जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है, जिसे पित्ताशय कहते हैं। तो एक थैली सी होती है इसके पास, उसको पित्ताशय बोलते हैं। ठीक है, पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब पित्त रस का काम क्या होता है, पित्त रस पचाने का काम करता है, किसको, वसा को पचाने का काम करता है ये। अग्न्याशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है। अग्न्याशय भी एक बड़ी ग्रंथि है, लेकिन इससे बड़ी नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि जो है शरीर की वो आपका यकृत ही है, जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। ये अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है, जो अग्न्याशय है। ये क्या करती है, अग्न्याशयिक रस छोड़ती है। ठीक है, अग्न्याशयिक रस कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है। तो अग्न्याशय से जो रस निकलता है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है और उसको विघटन कर देता है उसका। ठीक है, विघटित कर देता है सरल रूप में, ताकि वो आसानी से पच सके। आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंचता है। अब देखो, जो भोजन पच गया यहाँ पर क्षुद्रांत तक, ये रस मिलने के कारण जो जितना वो पच गया, अब बाकी जो बचा हुआ है वो कहाँ पहुँचेगा, अब क्षुद्रांत के निचले भाग में, जहाँ आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। वहाँ पे फिर आंत्र रस आ जाता है, मतलब कि छोटी आंत का जो रस निकलेंगे उसके अंदर से, वो उसको पूरा कर देगा, बचा कुचे को वो पचा लेगा। ठीक, कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ग्लूकोज में बदल जाते हैं। ठीक है, और जो वसा है वो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं, और प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आपका जो है भोजन का पाचन हो जाता है, छोटी आंत तक इतना काम हो जाता है हमारा। अब आगे देखते हैं इसमें। दोस्तों अब देखते हैं क्षुद्रांत में अवशोषण, यानी कि छोटी आंत में अवशोषण कैसे होता है, मतलब जो भोजन है उसके अंदर से पोषक तत्व कैसे लिए जाते हैं छोटी आंत के अंदर। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। जो भोजन पच गया है तो क्षुद्रांत में यानी छोटी आंत में ना अंदर छोटी छोटी रुधिर वाहिका है, उसमें चला जाता है उसके अंदर से सारा पोषक तत्व, और वो जाके खून में मिल जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। ठीक है, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान संरचनाएं उभरी हुई रहती है, जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। जो क्षुद्रांत की अंदर की जो संरचना है ना, अंदर की भित्ति है, उसमें जैसे हमारी उंगलियां हैं, ऐसी उंगलियों जैसी बहुत सारी संरचनाएं हैं, बहुत ही बारीक बारीक छोटी छोटी। ठीक है, तो उसमें हमारे ये लगे रहते हैं रुधिर वाहिकाएं, तो जो भी पोषक तत्व आते हैं उन उंगलियों में समा जाते हैं, और वो उंगलियों के थ्रू कहाँ पे जाते हैं, हमारे खून में मिल जाते हैं सारे पोषक तत्व। ठीक है, इन दीर्घरोम को हम रसांकुर भी बोलते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घरोम की आंत में क्या भूमिका है? दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र को बढ़ा देता है, मतलब जो पचा हुआ भोजन है उसको अवशोषित करने का काम इस दीर्घरोम का ही है। ये ज़्यादा से ज़्यादा उसको अवशोषित कर पाता है। ठीक है, प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। ठीक है, मतलब जो जितने भी दीर्घरोम है उनमें छोटे छोटे रुधिर वाहिकाओं के जाल फैले रहते हैं, जिससे आसानी से जो पोषण है वो खून तक पहुंच सके। फिर देखिए, दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है, और फिर वो खून में मिल ही जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है। फिर जब वो अवशोषित पदार्थ हमने ले लिए, खून में मिल गए, खून के द्वारा वो पूरी बॉडी में चले जाते हैं जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत है।
जहाँ उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। स्वांगीकरण का मतलब हो गया दोस्तों, भोजन हमने खा लिया और जब वो ग्रहण हो गया पूरी तरीके से, हमारे खून में मिल गया और खून के द्वारा हर एक हिस्से में मिल गया जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, पूरा आत्मसात्मीकरण हो गया, उसको बोलते हैं स्वांगीकरण। ठीक है। फिर ये देखिए, कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। देखो, जो हमने खाना खाया था उससे हमें जो पोषक तत्व मिले, जैसे कि हमें जो खाना खाने के बाद ग्लूकोज मिल गया टोटली। ठीक है। अब फिर उस ग्लूकोज का विघटन हो करके उससे एनर्जी कैसे लेंगे हम। ठीक है। तो हमारे शरीर क्या करता है, जो हमने भोजन खाने के बाद जो हमारी बॉडी को प्राप्त हुआ है ग्लूकोज, उस ग्लूकोज से एनर्जी कैसे लेंगे, ऑक्सीजन की सहायता से और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से और जल की सहायता से उसको क्या करता है, विघटन कर देता है। ग्लूकोज का भी विघटन कर देता है हमारा शरीर और उससे एनर्जी लेता है। ठीक है। अब बाकी जो बचा हुआ भोजन है, जो भाग है, जो नहीं पच पा रहा है, वो जाता है बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बड़ी आंत के बारे में पढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, बृहदांत्र, बड़ी आंत, ये इसका चित्र है। ये देखिए, ये बड़ी आंत है हमारी। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए। तो इसके बारे में देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, बृहदांत्र, बड़ी आंत। बृहदांत्र क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। देखो, जो बड़ी आंत है वो छोटी आंत से छोटी होती है लंबाई में, लेकिन फिर भी इसका नाम बड़ी आंत है। और छोटी आंत छोटी होने के बावजूद, छोटी आंत लंबी होने दोस्तों, अब देखते हैं क्षुद्रांत में अवशोषण, यानी कि छोटी आंत में अवशोषण कैसे होता है, मतलब जो भोजन है उसके अंदर से पोषक तत्व कैसे लिए जाते हैं छोटी आंत के अंदर। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। जो भोजन पच गया है तो क्षुद्रांत में, यानी छोटी आंत में ना, अंदर छोटी छोटी रुधिर वाहिका है, उसमें चला जाता है उसके अंदर से सारा पोषक तत्व, और वो जाके खून में मिल जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। ठीक है। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान संरचनाएं उभरी हुई रहती है, जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। जो क्षुद्रांत के अंदर की जो संरचना है ना, अंदर की भित्ति है, उसमें जैसे हमारी उंगलियां हैं, ऐसी उंगलियों जैसी बहुत सारी संरचनाएं हैं, बहुत ही बारीक बारीक छोटी छोटी। ठीक है। तो उसमें हमारे ये लगे रहते हैं रुधिर वाहिकाएं। तो जो भी पोषक तत्व आते हैं उन उंगलियों में समा जाते हैं और वो उंगलियों के थ्रू कहाँ पे जाते हैं, हमारे खून में मिल जाते हैं सारे पोषक तत्व। ठीक है। इन दीर्घरोम को हम रसांकुर भी बोलते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घरोम की आंत में क्या भूमिका है। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र को बढ़ा देता है। मतलब जो पचा हुआ भोजन है उसको अवशोषित करने का काम इस दीर्घरोम का ही है। ये ज़्यादा से ज़्यादा उसको अवशोषित कर पाता है। ठीक है। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। ठीक है। मतलब जो जितने भी दीर्घरोम है उनमें छोटे छोटे रुधिर वाहिकाओं के जाल फैले रहते हैं, जिससे आसानी से जो पोषण है वो खून तक पहुंच सके। फिर देखिए, दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है और फिर वो खून में मिल ही जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है। फिर जब वो अवशोषित पदार्थ हमने ले लिए, खून में मिल गए, खून के द्वारा वो पूरी बॉडी में चले जाते हैं जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत है, जहाँ उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। स्वांगीकरण का मतलब हो गया दोस्तों, भोजन हमने खा लिया और जब वो ग्रहण हो गया पूरी तरीके से, हमारे खून में मिल गया और खून के द्वारा हर एक हिस्से में मिल गया जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, पूरा आत्मसात्मीकरण हो गया, उसको बोलते हैं स्वांगीकरण। ठीक है। फिर कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। देखो, जो हमने खाना खाया था उससे हमें जो पोषक तत्व मिले, जैसे कि हमें जो खाना खाने के बाद ग्लूकोज मिल गया टोटली। ठीक है। अब फिर उस ग्लूकोज का विघटन हो करके उससे एनर्जी कैसे लेंगे हम। ठीक है। तो हमारे शरीर क्या करता है, जो हमने भोजन खाने के बाद जो हमारी बॉडी को प्राप्त हुआ है ग्लूकोज, उस ग्लूकोज से एनर्जी कैसे लेंगे, ऑक्सीजन की सहायता से और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से और जल की सहायता से उसको क्या करता है, विघटन कर देता है। ग्लूकोज का भी विघटन कर देता है हमारा शरीर और उससे एनर्जी लेता है। ठीक है। अब बाकी जो बचा हुआ भोजन है, जो भाग है, जो नहीं पच पा रहा है, वो जाता है बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बड़ी आंत के बारे में पढ़ते हैं।
ये देखिए दोस्तों, बृहदांत्र, बड़ी आंत, ये इसका चित्र है। ये देखिए, ये बड़ी आंत है हमारी, ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए। तो इसके बारे में देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, बृहदांत्र, बड़ी आंत। बृहदांत्र क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। देखो, जो बड़ी आंत है वो छोटी आंत से छोटी होती है लंबाई में, लेकिन फिर भी इसका नाम बड़ी आंत है। और छोटी आंत छोटी होने के बावजूद, छोटी आंत लंबी होने, ये देखिए दोस्तों, बृहदांत्र यानी बड़ी आंत। बृहदांत्र क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। ये छोटी आंत की अपेक्षा चौड़ी होती है और लेकिन साइज़ में छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। ये क्या करती है, जो बचा कुचा जो भोजन था, जो अवशोषित नहीं हो पा रहा था, उसमें से जल और कुछ लवणों को अवशोषित कर लेती है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है फिर, तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। ठीक, अर्ध ठोस का मतलब ना ही पूरा ठोस और ना ही लिक्विड, दोनों अर्ध ठोस हो गया, टाइट भी है और सॉफ्ट भी है। समय समय पर यहाँ पे देखिए, गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है, इसे निष्कासन कहते हैं। ठीक है, तो जो बाकी अपचित भोजन है, बड़ी आंत से फिर गुदा द्वारा उसको बाहर निकाल दिया जाता है, इसको बोलते हैं निष्कासन। ठीक है दोस्तों, अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में। छोटी आंत जो है बड़ी आंत से बड़ी होती है लंबाई में। छोटी आंत 7.5 मीटर लंबी है, जबकि बड़ी आंत केवल 1.5 मीटर लंबी है। यानी कि लंबाई से तो हम इसको डिफाइन नहीं कर पा रहे। इसमें यहाँ पे छोटा बड़ा इसलिए कहा गया है क्योंकि जो छोटी आंत है उसका जो व्यास है वो कम है, ठीक है, और जो बड़ी आंत है उसका व्यास ज़्यादा है। मतलब वो ऐसे हो सकती है बड़ी, अगर छोटी इतनी है तो बड़ी वाली आंत का व्यास इतना है, इसलिए इनको छोटा बड़ा कहा गया है। बाकी लंबाई में तो छोटी आंत बड़ी है बड़ी वाली आंत से, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि उनको छोटी और बड़ी आंत कहा गया है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, अब देखते हैं घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। क्या आपने गाय, भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहारी जंतुओं को देखा है? वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे खा ना रहे हो। मतलब आपने देखा होगा गाय या भैंस अपना मुंह चलाती रहती है, ठीक है, उसको बोलते हैं जुगाली करना। और उसके मुंह में झाग आते रहते हैं ना, इस तरीके से उसको जुगाली करना बोलते हैं। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगलकर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। तो वे पहले फटाफट घास खा लेते हैं और इकट्ठा कर लेते हैं उसको। अमाशय में एक भाग है उनके, उसमें इकट्ठा कर लेते हैं। यह भाग रुमेन यानी कि पहला अमाशय, प्रथम अमाशय कहलाता है। मतलब उनके पेट 2 होते हैं, 2 अमाशय, एक प्रथम एक द्वितीय। तो प्रथम अमाशय यानी कि रूमेन में वो सारा घास भर लेते हैं फटाफट खा के, ठीक। रूमिनेंट में अमाशय 4 भागों में बटा होता है। फिर रूमिनेंट की बात करते हैं, वहाँ पे अमाशय के 4 हिस्से होते हैं। चित्र देखते हैं, चित्र 2.9 में वो देखेंगे, ठीक है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल कहते हैं या कड। तो जब ये पहले फटाफट घास खा लेते हैं, वो रूमेन में जाता है सीधा, वहाँ पे उसका आंशिक पाचन होता है, मतलब थोड़ा पाचन होता है, पूरा नहीं होता, और उसको हम जुगाल कहते हैं, जिसको कट भी बोलते हैं। परंतु बाद में जंतु इसको छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है। लेकिन बाद में यही जंतु क्या करते हैं, उसको दोबारा से अपने मुंह में ले आते हैं, छोटे छोटे जो पिंड बन जाते हैं ना, उसको दोबारा से ले आते हैं, तथा जिसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमंथन कहते हैं, ठीक है। इस प्रक्रम को क्या बोलते हैं? रोमंथन, या इसको हम कहें तो जुगाली करना भी कहते हैं। तथा ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं, ठीक है। तो एक बार चित्र देख लेते हैं, ये रूमेन कहाँ कहाँ पर है। ये देखिए आप इसमें ध्यान से, ये देखिए, ये हमारे पास गाय या भैंस है। तो ये देखिए, ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये हरा हरा भाग, ये देखिए रूमेन, ये वाला भाग रूमेन है। यहाँ पे इकट्ठा करते हैं पहले वो उसको, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, अमाशय ये रहा, फिर यहाँ पे ये देखिए, ये अमाशय है फिर, ठीक। फिर वो दोबारा से यहाँ से निकाल के ऐसे फिर से इसको खाते हैं और उसको अमाशय में पूरी तरीके से पचा लेते हैं फिर, ठीक है। इस तरीके से इनमें काम होता है। अब बाकी इसमें सब कुछ दे रखा है चित्र में, आप ध्यान से देख लेना, इसको अपनी बुक में देख सकते हो, ठीक है, अच्छे से। अब इसमें आगे देखते हैं। देखिए, घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है। घास के अंदर होता है सेलुलोज, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है,
किसी रूमिनेंट अथवा रोमंथी पशु, हिरण आदि के रूमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। तो इनके अंदर तो गाय भैंस या हिरण, इनके अंदर तो जीवाणु पाए जाते हैं सेलुलोज को पचाने वाले। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते। तो काफ़ी सारे और भी जंतु है और हम लोग इंसान भी सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे शरीर में वो बैक्टीरिया नहीं है जिसको पचा सके। ठीक है दोस्तों, अभी इसमें आगे देखते हैं। अब ये है जानवरों, घोड़ा, खरगोश आदि में क्षुद्रांत एवं बृहदांत्र के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। अंधनाल मैं आपको चित्र में दिखाता हूँ, अभी यहाँ पे दिया हुआ था, देख लेते हैं इसको। अंधनाल ये रहा, देखो ये है दोस्तों, देखो ये है अंधनाल, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये होता है अंधनाल। ठीक है, यहाँ पर होता है वो क्षुद्रांत और बड़ी आंत के बीच में। अब इसको समझते हैं। तो थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसको हम अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणु द्वारा किया जाता है। तो वहाँ पे अंधनाल में ही भोजन का पाचन होता है, जो कुछ बैक्टीरिया करते हैं, जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। मतलब हमारी आहार नाल में नहीं है वो बैक्टीरिया। ठीक, अब तक आपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिनमें ना तो मुँह ही होता है, मुख, और ना ही पाचन तंत्र। फिर वे किस प्रकार भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उसका पाचन करते हैं। तो देखते हैं, ये जो जानवर जिनका अपना मुंह ही नहीं है, ठीक है, आमाशय ही नहीं है, वो अपना पाचन कैसे करते हैं, तो वो अब देखते हैं। दोस्तों ये देखिए दस्त। कभी कभी आपको जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। कभी कभी क्या होता है, आपको जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है, मतलब आपको मल निकालना पड़ता है। इस स्थिति को दस्त कहते हैं। ठीक है, यानी दस्त लग जाता है जब हमको बार बार हमें उसे निकालना पड़ता है, टॉयलेट में जाना पड़ता है बार बार। यह संक्रमण खाद्य विषाक्तता अथवा अपच के कारण होता है। ये या तो खाद्य विषाक्तता की वजह से होता है, मतलब खाद्य जो खाने वाला पदार्थ है वो सड़ा गला या बासी है या बेकार है, बैक्टीरिया वाला। ठीक है, या फिर ये अपच के कारण होता है, जैसे हमें खाना नहीं पचा है उसकी वजह से भी होता है। भारत में विशेषकर बच्चों में यह अति सामान्य स्थिति है। चरम अवस्था में यह घातक भी हो सकता है, अगर ज़्यादा हो जाए तो खतरनाक हो सकता है। इसका मुख्य कारण शरीर से जल एवं लवण को अत्यधिक क्षति होना है। मुख्य कारण ये है कि हमारे शरीर से उस दौरान जब ये दस्त लगते हैं तो ज़्यादा मात्रा में पानी निकल जाता है और लवण निकल जाता है। इसे सहायता से नहीं टालना चाहिए, इसको मतलब हल्के में नहीं लेना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व ही रोगी को उबालकर ठंडा किए हुए जल में एक चुटकी नमक एवं चीनी घोलकर पिलाना चाहिए। मतलब डॉक्टर के पास जाने से पहले भी उसको अपने आप ही क्या कराना चाहिए, पानी को उबाल करके ठंडा करके उसमें एक चुटकी नमक डालकर और चीनी डालकर घोल बनाकर पिलाना चाहिए। इसे जीवन रक्षक घोल अथवा ORS भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दस्त के बारे में। अब ये देखिए दोस्तों, अमीबा में संभरण एवं पाचन। अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव है जो जलाशयों में अक्सर पाया जाता है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका होती है। ठीक है, इसकी जो कोशिका है उसमें एक झिल्ली होती है और एक गोल केंद्रक होता है इसकी कोशिका में। ठीक है, तो ये आप चित्र देख सकते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे है द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती है इसमें कोशिका द्रव्य में। अमीबा निरंतर अपनी आकृति स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता है, मतलब हाथ से ये बना देता है उंगलियों जैसे निशान, वो निकाल देता है अपने शरीर में से, जिन्हें पादाब कहते हैं या कृत्रिम पाव कहते हैं, जो वाकई में होते नहीं, अपने आप से अपने शरीर से बना लेता है, जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। वो इनको गति देते हैं और भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करते हैं, मतलब सूक्ष्म जीवों को खाते हैं। जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर पादाब विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्यधानी में फंस जाते हैं। देखो ये क्या करता है, जैसे कि इसको भोजन का आभास हुआ कहीं पे, तो ये क्या करेगा, अपने नकली ऐसे हाथ से ऐसे बना लेगा, ठीक है, ये दिख रहे, और उनको फंसा लेगा अपने भोजन को। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे फंसा लिया इस तरीके से। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, खाद्यधानी। यहाँ पे देख सकते हैं आप, खाद्यधानी में ऐसे फंस जाते हैं भोजन इसके। फिर क्या होता है, खाद्यधानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। खाद्यधानी के अंदर ही वो पाचक रस स्रावित कर देता है। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अब जो पचा हुआ खाद्य पदार्थ है धीरे धीरे वो अवशोषित हो जाता है।
अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रखरखाव, गुणन करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। बिना पचा हुआ जो अपशिष्ट है वो खाद्यान्न से बाहर निकाल देता है। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं। देखो, एक चीज़ सभी में कॉमन है, चाहे वो कितने ही कोशिका वाला जीव है, इंसान हो या जानवर हो, उनमें सब में यही है कि जब वो खाद्य पदार्थ को खाता है तो उसका मेन काम होता है उसको सरल पदार्थों में परिवर्तित करना। जटिल पदार्थ है सरल पदार्थों में परिवर्तित करना और उससे ऊर्जा प्राप्त करना। ठीक है, अगले अध्याय में आप आंत्र द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थों का शरीर के अन्य भागों में स्थानांतरण के विषय में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी बताइएगा। बाकी वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।